ये स्पेसिफिक एक्ट बना है सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए। पॉश अप्लाइज ओनली व्हेन सेक्सुअल हैरेसमेंट टेक्स प्लेस एट वर्क प्लेस। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है अगर वो कुछ एम्प्लॉइज को अपने यहाँ रखता है या उनसे काम कराता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वर्क प्लेस पे भी हो रहा है, इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ विमेन। अगर विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वो जाएगी कहाँ? यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कोई मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क प्लेस पे हुआ है ना। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड वेयर वी आर डीलिंग विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट माइनर लॉ, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये स्पेसिफिक एक्ट बना है सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए। नाउ यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट when we are already having provisions related to sexual harassment in IPC, then ma'am, why POSH was required? Why POSH was required? We know we have section number, I'll write it over here, section number 354. जब 354 है already IPC में, तो फिर हमारे पास वापस POSH की जरूरत क्यों पड़ी? The point is कि IPC बहुत पुराना था, and IPC में जो provisions है वो general provisions है। IPC provisions are applicable whenever sexual harassment takes place at any place, but POSH applies only when sexual harassment takes place at workplace. अगर workplace पे sexual harassment हुआ है, then in that case POSH is going to apply. Now, जिस साल POSH Act enforcement में आया, उसी साल IPC में कुछ sections add हुए थे, that is 354A, B, C and D. इससे पहले ऐड हो गए थे, लेकिन ईयर वाज द सेम। हमें पता है कि पॉश की जो पूरी स्टोरी है, हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो पॉश की स्टोरी सिर्फ 2013 से स्टार्ट नहीं होती, उससे 20 साल पहले शुरू हो जाती है, दैट इज फ्रॉम भवरी देवी केस। बिफोर दैट लेट मी लेट यू नो that what all things are we going to cover in this session. First thing is that we are going to study the important committees, that is your internal complaint committee and the local complaint committee. Along with that यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या होती है अगर वो कुछ एम्प्लॉइज को अपने यहाँ रखता है या उनसे काम कराता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द ड्यूटी और द पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नाउ सी, मैंने बोला कि ये भवरी देवी केस से इसकी पूरी स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। भवरी देवी केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं दैट देयर वाज अ लेडी, एक गांव में राजस्थान की एक महिला थी जो कि एक एनजीओ का एक पार्ट थी। नाउ शी वाज अ विलेज वुमन एंड शी रियलाइज्ड कि उनके गांव में कुछ बाल विवाह हो रहे हैं, सो शी वांटेड टू स्टॉप दैट थिंग। शी एजिटेटेड, शी रेजिस्टेड फॉर दैट थिंग, एंड जो उस गांव के कुछ लोग थे बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दे हैड रेप्ड हर इन द प्रेजेंस ऑफ हस्बैंड। आफ्टर दैट there was an NGO. Sorry, the woman was not a part of NGO. Okay. After that, she was a social worker. Okay. Bhavri Devi was a social worker. After that, NGO named Vishakha. So here the name of the woman was not Vishakha. Okay. Vishakha is a NGO. So the NGO had filed a case. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये हेल्ड किया बच्चों, दैट there has to be certain guidelines which has to be followed by an employer while he is employing any person at his workplace, because sexual harassment अगर workplace पे भी हो रहा है, it is violating the fundamental rights of women under article 14, 15, 19 and 21. ये 4 आर्टिकल्स हैं जो कि हमें इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव या प्रेम्बल में भी दिखने वाले हैं। The second thing they gave was guidelines to prevent sexual harassment of women at workplace. So there were certain guidelines before this act. What was followed were those guidelines. लेकिन ये एक्ट में आने के बाद हम इस एक्ट को फॉलो करते हैं। ओके। सेकेंड केस वॉज मेधा कोतवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। 1997 में इस जजमेंट के बाद सिर्फ गाइडलाइंस बन के रह गई थी, बट मेधा कोतवाल फाउंड दैट इसका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था इन गाइडलाइंस का। सो शी हैड रिटन अ लेटर एंड दैट लेटर वाज कंसिडर्ड टू बी एज पेटिशन। इसको एक पेटिशन माना गया था, एंड सुप्रीम कोर्ट said that for the effective implementation of this act, it gave certain directions to the state. They asked the state to adopt certain mechanisms, कुछ ऐसे measures, protocols अपनाइए जिससे कि आप sexual harassment at work place को avoid कर सके या इसको punishable बना सके।
and in case still if these guidelines are not effectively implemented, then the aggrieved person can directly approach High Court of that concerned state. सो मेधा कोतवाल के इस केस के बाद इन गाइडलाइंस को सीरियसली लिया गया था एंड उसके बाद हमारा ये पॉश एक्ट एनफोर्समेंट में आया 2013 में. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या इसके प्रीएम्बल है या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है. तो विशाखा गाइडलाइंस वर कंसिडर्ड टू बी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 141 जहां पे सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है. ओके, प्रीएम्बल में 3 इंपॉर्टेंट चीजें कही गई थी. पहला है that this act is made to provide the protection to women against any sexual harassment that takes place at workplace. ध्यान रखना, sexual harassment हो रहा है workplace पे हो रहा है, that is it. प्लस उसे प्रिवेंट भी करेंगे और उसका रिड्रेसल भी करेंगे, उस चीज को रोकेंगे भी. तीसरा क्या चीज है, उसको रिड्रेस करेंगे. मतलब इन केस एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज टेकन प्लेस देन वी विल मेक श्योर कि उस विमेन को वहां पे रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाए, कुछ अनुतोष दिया जाए. ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट हर फंडामेंटल राइट्स. उसके फंडामेंटल राइट्स भी तो हैं. आर्टिकल 14 में इक्वालिटी दे रखा है, हमने 15 में काफी सारे राइट्स दिए हैं, हमने 21 में उसकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात किया है. क्लियर. नेक्स्ट, योर थर्ड पॉइंट अंडर प्रीएम्बल इज दैट ये एक्ट कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन से भी इफेक्ट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1993 had ratified an international convention and that convention is elimination of all forms of discrimination against women. तो डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस भी पर भी तो होता है ना. सो उसी चीज को देखते हुए यहाँ पे इस एक्ट को बनाया गया था. ओके, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स व्हेन इट received precedence assent? It is on 22nd April 2013 and it came into force on 9 December 2013. 9 December becomes very important date. यहाँ से पहले भी state judiciaries में question आ चुका है. Now let's understand what is the range of this act. कितने chapters हैं, कौन कौन से sections उस chapters में हैं और क्या क्या चीजें या topics या chapter name हमारे पास है. So first chapter is from your section number 1 to 3 which deals with preliminary, जहां पे हमें मिलेंगे definitions. सेक्शन नंबर 2 में तो डेफिनेशन मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस सेक्शन नंबर 3 में हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन मिलेगी सेक्सुअल हैरेसमेंट की. नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2 दैट इज योर सेक्शन नंबर 4 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आईसीसी. इफ यू सी वर्ड आईसीसी इट मींस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. अगर विमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ वो जाएगी कहां? यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको कोई मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क प्लेस पे हुआ है ना. तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयर को पहले से ही बोल रहे हैं कि आपने एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है अपने कंपनी में या जो भी आपका एस्टैब्लिशमेंट है, अंडरटेकिंग कहीं पर भी. दूसरा है लोकल कंप्लेंट कमेटी. एक और तरीके की कंप्लेंट कमेटी है हमारे पास विच इज अंडर सेक्शन नंबर 5 to 8 दैट इज योर चैप्टर नंबर 3. फोर्थ इज सेक्शन नंबर 9 to 11 विच इज डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद कंप्लेंट. कंप्लेन कैसे होगी, कौन कर सकता है, कहां करना है, कंप्लेन होने के बाद क्या होगा, क्या वहां पे किसी तरह की काउंसलिंग होने वाली है या कोई इंक्वायरी होगी तो उसके बाद क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो सब डील होता है आपके चैप्टर नंबर 4 में. चैप्टर नंबर 5 में बोला जा रहा है इंक्वायरी इनटू कंप्लेन. यहां पर भी कंप्लेन और यहां पर इंक्वायरी इनटू कंप्लेन. दैट मींस बच्चों जब वो पूरा कंप्लेन का इंक्वायरी का प्रोसीजर हो रहा है उस वक्त क्या क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है आपके आईसीसी या एलसीसी को. सो दैट इज ब्रीफली मेंशन्ड इन योर सेक्शन नंबर 12 to 18. सेक्शन नंबर 19 डील्स विद द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स. जो नियोजक है उसके क्या सारे ड्यूटीज होने वाले हैं. दैट मीन्स जो पर्सन वहां पे एम्प्लॉयज को रख रहा है उसकी कुछ ड्यूटीज बनती है. चैप्टर नंबर 7 डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. अब यहाँ पे हमें 2 इंपॉर्टेंट पर्संस याद रखने हैं, एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज ध्यान रखनी है, आईसीसी एंड एलसीसी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बिगेस्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 21 to 30 व्हिच डील्स विद मिसलेनियस. अब इस मिसलेनियस में हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में, हम पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कुछ पावर्स के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम पेनल्टी के बारे में, पनिशमेंट के बारे में एंड प्रोहिबिशन के बारे में. These all are the things that are given under your section number 21 to 30. साथ ही साथ हम कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं. ओके,
So let's understand the definitions that are given under this act. The first definition, that is 2A, mentions that who is an aggrieved women. वर्ड क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, एग्रीव्ड विमेन. यू रिमेंबर हमने लास्ट सेशन किया था डोमेस्टिक वायलेंस का, वहां पे 2A में क्या डिफाइन था, एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति कौन है, और यहां बोला कि व्यथित महिला कौन है. एग्रीव्ड विमेन हियर मींस दैट विमेन हु इज डूइंग वर्क एट द वर्क प्लेस, क्योंकि वर्क प्लेस की ऑफिस की बात कर रहे हैं हम. तो इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो उस केस में एग्रीव्ड विमेन वो विमेन है जो किसी भी एज की हो सकती है, ऑफ एनी एज, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, या तो वो वहां पे एम्प्लॉय हो सकती है या फिर वहां पे एम्प्लॉयड नहीं हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ बैंक टू डिपॉजिट अ चेक, सो द विमेन सिटिंग ओवर देयर हु इज अ कैशियर, एम्प्लॉयड है वो, उसके साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, शी कैन गो इन पॉश. बट आई वेंट टू द बैंक, I was not employed over there. या फिर अगर वहां पे such sexual harassment takes place with me, even if I am not employed over there, I will be falling into the category of 2A, that is aggrieved women. Is it clear? Plus, sexual harassment has been committed by respondent. This woman alleges that she is a part of that workplace, either she is employed or not employed, and she has been subjected to sexual harassment by the respondent, कि respondent ने ऐसा कार्य उसके साथ किया है. अगर बात करें हम dwelling house की, तो dwelling house के लिए यहाँ पे aggrieved women कौन होगा, dwelling place कौन सी होती है, dwelling place या dwelling household कौन सा होता है, जहाँ पे human beings रहते हैं, मतलब हमारे घर में आने वाली maid की बात कर रहे हैं. घर वर्क प्लेस कब होता है, घर कोई वर्क प्लेस थोड़ी ना होता है, हमारे लिए भी घर वर्क प्लेस नहीं है, लेकिन वर्क प्लेस उस मेड के लिए है जिसको हमने हायर किया है हमारे घर के काम करने के लिए. तो इन केस ऑफ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, विमेन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड इन ड्वेलिंग हाउस. अब एक बात बताओ, इन केस द सेक्सुअल हैरेसमेंट टेक्स प्लेस विद द मेड, शी कैन टेक द रेमेडी एट द पॉश. बट व्हाट इफ सेक्सुअल हैरेसमेंट takes place with the member of the family, will that person also go under posh? अगर घर के किसी मेंबर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो भी क्या वो पॉश में जाएगा क्या बच्चों? आंसर इज नो, क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, वो कोई एम्प्लॉयड नहीं है या फिर वो कोई वहां पे एम्प्लॉय नहीं है. दैट पर्सन इज नॉट द एम्प्लॉय, या उसको हमने स्पेसिफिकली काम करने के लिए वहां नहीं रखा हुआ है, क्योंकि वो मेंबर है तो पॉश में नहीं जाएगा, वो फिर आईपीसी में जाएगा. ये ठीक है. और अगर कोई वायलेंस होता है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस में जाएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव इज 2B, जो कि कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, हु इज एन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. दे सेड इफ वर्क प्लेसेस आइदर एस्टैब्लिश्ड, आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड आइदर फुल्ली और सब्सटैंशियली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर वो प्लेस क्या होगी, तो फिर वो आपकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होगी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर जो प्लेस, दैट इज जो वर्क प्लेस है जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो या तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ओन करता है या कंट्रोल करता है, या उसको फंडिंग, दैट इज फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो उस केस में एप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट होने वाला है. ध्यान रखना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम इन केस ऑफ वर्क प्लेस. अगर कोई ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, जहां पे राज्य सरकार द्वारा उस विभाग को या उस ऑफिस को, उस कार्यालय को कोई तरह का फाइनेंस मिल रहा है या उसका कंट्रोल आपका राज्य सरकार कर रहा है, देन इन दैट केस वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी. ओके. 2B में बोला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट मींस जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स आर लेस देन 10, 10 से ज्यादा कम कर्मचारी हैं, कम वर्कर्स हैं, इट अमाउंट्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ओके. 2E में हमने बोला डोमेस्टिक वर्कर कौन है. डोमेस्टिक वर्कर मींस घर में काम करने वाले लोग, मींस यहाँ पे आती है आपकी मेड. लेकिन इन्होंने डोमेस्टिक वर्कर को अच्छे से डिफाइन क्या बोला कि हर वो विमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क, घर के कार्य करने के लिए आपने उसको एम्प्लॉय किया है इन हाउस होल्ड फॉर रेम्यूनरेशन, जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो. ओके, नॉट सैलरी, रेम्यूनरेशन दे रहे हो, या तो कैश में दे रहे हो या काइंड में दे रहे हो, या तो कैश दे रहे हो या उसको कुछ कपड़े दे दिए, खाना खिला दिया, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ काइंड. ओके. डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंट, या तो आप खुद से दे रहे हो या एजेंट के थ्रू उसको ऐसा रेम्यूनरेशन मिल रहा है,
जो कि टेम्पररी बेसिस पे हो सकता है, परमानेंट बेसिस पे हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है। मेड्स जनरली क्या होती है, टेम्पररी बेसिस पे होती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है उनके साथ हमारा। अगर फुल टाइम भी आती है तो भी चलेगा, या पार्ट टाइम आती है तो भी वो किसकी कैटेगरी में आएगी, डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में। बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड एन एक्सेप्शन इज कि फैमिली मेंबर जो है आपके एम्प्लॉयर का, वो कभी भी डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिकॉज ही इज अ फैमिली मेंबर ना। आपने उसको एक्सक्लूसिवली हायर नहीं किया है हाउस होल्ड वर्क करने के लिए। अब वो बात अलग है कि हम घर के काम करते हैं, मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं, तो हम बेटा बेटी होने के नाते निभाते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर हम डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? मूविंग फर्दर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज 2F की एम्प्लॉय कौन है, मतलब हमारे बॉस की डेफिनेशन में कौन आएगा। एम्प्लॉय कौन होता है, जो आपको हायर करता है। सो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कहा है एनी पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस, सॉरी एम्प्लॉय इज द पर्सन वर्किंग, एम्प्लॉयर इज योर बॉस। ओके, यहां लिख देती हूं मैं, एम्प्लॉयर इज द बॉस, दैट इज द पर्सन हु हायर्स यू। एम्प्लॉय कौन हो गया, अगर लिटरल मीनिंग में मैं बोलूं तो सर्वेंट हो गया या फिर आपका वर्कर हो गया है। तो एम्प्लॉय इज द पर्सन जो कि वर्क प्लेस पे क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, एनी वर्क, इट कैन बी, ही कैन बी आइदर ऑन टेम्पररी बेसिस, एड हॉक बेसिस, दैट इज इन केस ऑफ इमरजेंसी, या डेली वेज बेसिस पे है। रोज आपको कहते हैं ना दिहाड़ी पे आना, दैट इज आज आना, आज का आज पैसे लेके जाना। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको आपने वर्क पे, फॉर एग्जांपल देखो कई बार कंस्ट्रक्शन साइट से है ना, वहां पे हम देखते हैं कि मजदूरी के लिए क्या किया जाता है, कुछ वर्कर्स को लेके आया जाता है जहां पे वो काम करते हैं, शाम को अपना पैसा मालिक से लेके जाते हैं, तो उस केस में ये लोग भी आएंगे। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, टेम्पररी बेसिस, एड हॉक या फिर डेली वेज बेसिस पे आता है, या तो उसकी हायरिंग डायरेक्टली हुई है या किसी एजेंट के थ्रू हुई है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयर, नॉट नेसेसरी यहाँ पे एम्प्लॉयर को पता है। फॉर एग्जाम्पल जो ठेकेदार होता है वो ज्यादातर क्या करता है, यहाँ पे वर्कर्स को लेके आता है पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर कई बार ठेकेदार से नीचे वाले जो लोग हैं वो वर्कर्स को लेके आ जाते हैं काम के लिए, लेकिन ठेकेदार साहब को पता भी नहीं है कि हु इज वर्किंग ओवर हियर और हु इज नॉट वर्किंग ओवर हियर, राइट। सो इन दैट केस नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयर हैज द नॉलेज, अगर एम्प्लॉयर को नॉलेज नहीं भी है तो भी अगर आपके एजेंट ने उसकी हायरिंग कर ली है, एजेंट वहां पे उस व्यक्ति से काम करवाता है, वो पर्सन आपको आपका एम्प्लॉय होगा। यहां पर भी फॉर रेन्यूमरेशन और नॉट, या तो रेन्यूमरेशन के साथ आ सकता है या फिर बिना रेम्यूनरेशन के, या तो टर्म्स वहां एक्सप्रेस हो सकते हैं या इंप्लाइड हो सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी कोवर्कर, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशनर, ट्रेनी और अप्रेंटाइसी। हु इज अप्रेंटाइसी, देखो अप्रेंटाइसी वो पर्सन है जो कि अपनी स्किल्स से भी बहुत कम पैसा लेता है, वो इतना ज्यादा स्किल्ड भी नहीं है लेकिन बहुत ही मिनिमम पैसों में वो आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन नहीं है। ओके, कमिंग टू 2G which defines that who is your employer, एक एम्प्लॉयर कौन होता है, मतलब आपका बॉस कौन हो सकता है। तो इन्होंने बोला है कि आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें पॉइंट 1 की, देन इन रिलेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, स्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, ब्रांच या फिर एनी यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, तो उस केस में हमारा एम्प्लॉयर कौन होगा, कौन होगा बॉस, द हेड ऑफ ऑल दीज पॉइंटर्स। सेकेंड पॉइंट सेज अगर इसमें से कुछ छूट गया है, कोई पॉइंट अगर इसमें कवर नहीं हुआ है, तो फिर मैम यहाँ बॉस कौन बनेगा या एम्प्लॉयर कौन होगा, देन इन दैट केस any person who is responsible for the management, for the supervision or control of the workplace. So in this case, where in all these case, if there is any other matter which is not covered or which is not falling in all these points, then who will be your employer? Any person who is looking into the management, supervision or control of your workplace. Third point is कि इन दोनों के रिलेशन में, इन दोनों के रिलेशन, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दोनों के रिलेशन में एम्प्लॉयर विल ऑल्सो इंक्लूड पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर कोई पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनमें से किसी भी चीज के हेड की कैटेगरी में आता है, देन ऑल्सो वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो मैनेजर, सुपरवाइजर या कंट्रोलर या ये जो हेड है, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उस पे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है
उसके साथ हायरिंग किस बेसिस पे हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई है, तो भी वो यहाँ पे एम्प्लॉयर माना जाएगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट इज दैट ड्वेलिंग हाउस के केस में आपका एम्प्लॉयर कौन होगा, वो पर्सन होगा जो कि आपकी एम्प्लॉय के सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा है या जिसने उसको एम्प्लॉय किया है। फॉर एग्जाम्पल एक घर में कोई माता जी है, माता जी ने एक मेड को क्या किया, यहाँ पे हायर किया कि आपको घर का काम करना है, देन इन दैट केस दैट माता जी बिकम्स दी एम्प्लॉय, बिकॉज उस घर में जो मेड की हायरिंग हुई है, जिसने एम्प्लॉय किया है, दैट इज दैट लेडी। ऑल्सो शी इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट डोमेस्टिक वर्कर। अब माता जी ही क्यों, घर के सारे सदस्य जो हैं वो सब उस मेड की सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं, देन इन दैट केस वो सब लोग एम्प्लॉयर हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, कमिंग टू अनदर डेफिनेशन दैट इज वर्कर। वर्कर कौन होता है, सॉरी नॉट वर्कर, इट इज वर्क प्लेस कौन सी हुई। तो पहला तो हमने समझ लिया कि एम्प्लॉय कौन होता है, वो हमने समझा 2F में। 2G में हमने पढ़ा एम्प्लॉयर कौन होता है, एंड नाउ द फाइनल पॉइंट दैट इज एक वर्क प्लेस क्या होती है। कब हम कह सकते हैं कि कोई प्लेस वर्क प्लेस की कैटेगरी में फॉल हो रही है, और अगर वो इस डेफिनेशन में फॉल होती है तो ही वहां पे पॉश एक्ट अप्लाई होगा। तो कौन सी जगह को हम वर्क प्लेस बोलेंगे। फर्स्ट प्लेस दे हैव सेड इज कोई डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, स्टैब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, या फिर कोई ब्रांच है ऑफिस का या कोई यूनिट है उस ऑफिस का, देन इन दैट केस वो वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगी। और अगर ये इनमें से सारा या इनमें से कोई भी जगह इज आइदर स्टैब्लिश्ड, कंट्रोल्ड, ओन्ड और फाइनेंस्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय योर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाय योर लोकल अथॉरिटी, बाय गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पांचों में से किसी के भी द्वारा अगर वो स्टैब्लिश की जाती है, कंट्रोल की जाती है, फाइनेंस की जाती है या ओन किया जाता है, तो वो जगह वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगी। किसकी कैटेगरी में आएगी, वर्क प्लेस की कैटेगरी। मतलब यहां पे इफ विमेन इज वर्किंग एंड देन सेक्सुअल हैरेसमेंट टेक्स प्लेस, शी कैन टेक द रेमेडी ऑफ पॉश एक्ट। बराबर है ये चीज। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कोई वेंचर है, वेंचर इज अ सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू एंटिटीज और टू कंपनीज। ओके, कोई अंडरटेकिंग है, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, स्टैब्लिशमेंट, कोई सोसाइटी या ट्रस्ट है, या कोई एनजीओ है, या सर्विस प्रोवाइडर। हम कल ही पढ़ के आए थे डोमेस्टिक वायलेंस में सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। और इन ये जो सारी प्लेसेस हैं, इफ दे आर कंडक्टिंग द एक्टिविटी विच इज कमर्शियल इन नेचर, प्रोफेशनल इन नेचर, प्रोफेशनल में देखो स्कूल कॉलेजेस आ जाएंगे, ओके, वोकेशनल इन नेचर, एजुकेशनल इन नेचर, मेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, फाइनेंस, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इफ such activity is conducted by any of these places, we will say that it falls into workplace. Third is hospital और nursing home भी workplace में आता है, क्योंकि देखो अगर कोई नर्स है वो हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में है एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट टेक्स प्लेस अगेंस्ट हर, देन इन दैट केस फिर तो पॉश लगना ही चाहिए। तो हर चीज को या हर दायरे को देखते हुए दिस एक्ट हैज बीन कोडिफाइड। नेक्स्ट इज एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, एनी स्टेडियम और एनी कॉम्प्लेक्स। तो कोई भी स्टेडियम पर भी अगर किसी फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर के साथ ऐसा कोई एक्ट होता है, शी कैन गो अंडर पॉश। फिफ्थ इज एनी प्लेस विजिटेड बाय एम्प्लॉई। मतलब मान लीजिए ऑफिस आपका ए लोकेलिटी में है, अब बी लोकेलिटी में अक्सर वहां से एम्प्लॉइज को बी लोकेलिटी पे आना पड़ता है, तो बी लोकेलिटी या बी वाले एरिया में भी अगर वो काम करते हैं, कैसे, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे उनको लाया ले जाया कैसे जा रहा है, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर इन द जर्नी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ए वुमेन जो कि बी जगह पे जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड इफ शी इज ट्रैवलिंग बाय द ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, एंड इफ ड्यूरिंग दिस जर्नी इन दैट व्हीकल और at this B location any sexual harassment takes place, she can go into posh. एग्जाम्पल देती हूँ, यू माइट हैव सीन कि जब कभी लोन लिया जाता है तो देयर इज अ टीम जो आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होम लोन लेते हैं ना फॉर कंस्ट्रक्शन, तो टीम आती है, देखती है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन कितना हो चुका है, कितना नहीं हो चुका है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ए विमेन है जो कि बैंक में कार्यरत है, शी इज एम्प्लॉयड इन बैंक, शी वर्क्स ओवर देयर,
and she comes with the team to that house to visit that construction site and see कि भाई कितना आपका जो है घर बिल्ड हो चुका है, बिकॉज जितना आपका घर बिल्ड होता रहता है उस कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स में आपका लोन अमाउंट रिलीज होता रहता है. सो इफ दिस विमेन कम्स टू फ्रॉम द बैंक कम्स टू दिस प्लेस और द कंस्ट्रक्शन साइट एंड उस जर्नी के बीच में जिस गाड़ी से वो आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, दैट हैज बीन गिवन बाय द एम्प्लॉयर, उस जर्नी में अगर उनके साथ और कोई भी उनका एम्प्लॉय है, सॉरी उनका कोई भी और को वर्कर है साथ में, दे कंडक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट व्हाइल इन द जर्नी और एट दिस प्लेस विच इज विजिटेड बाय दिस विमेन, देन इन दैट केस हम बोलेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है एंड शी कैन टेक द रिलीफ अंडर पॉश एक्ट. Okay, and the last place is dwelling place or house. For example, maid comes to our house and sexual harassment takes place with her, तो वहां पे she can go under POSH Act. Okay, तो 2O में सब कुछ हमने डील किया है. वर्क प्लेस की कैटेगरी में क्या आएगा, अगर इस कैटेगरी में कुछ नहीं आता है बच्चों एंड देन सेक्सुअल हैरेसमेंट टेक्स प्लेस, पॉश की रेमेडी में वो महिला नहीं जा सकती, देन शी हैज टू गो अंडर IPC. ओके, Now let's understand what is meant by sexual harassment. Sexual harassment की IPC की डेफिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पर 2N और 3 में दो जगह डिफाइन कर रखा है, और क्या डिफरेंस है इन दो डेफिनेशंस में या इन दोनों के पॉइंटर्स में वो अच्छे से समझेंगे. सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पे बड़ा बड़ा पॉइंट लिख दिया गया कि वर्क प्लेस पे हो रहा है. 2N ने आपको इसका लिटरल मीनिंग बताया, जो कहता है कि एनी टाइप ऑफ अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर जो कि डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, जहां पर विमेन से क्या किया जा रहा है, कोई फिजिकल कांटेक्ट बनवाने की कोशिश की जा रही है या कुछ एडवांसेस, फिजिकल एडवांसेस और फिजिकल कांटेक्ट्स. अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स आर बीइंग मेड टू दैट विमेन और मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ऐसे कुछ भद्दे कमेंट देना विच आर नॉट गुड इन नेचर, विच आर इनडिसेंट इन नेचर, और शोइंग पोर्नोग्राफी टू दैट विमेन. And fifth is other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. तो ऐसा कोई भी फिजिकल या आप वर्बली बोल रहे हो या नॉन वर्बली कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि सेक्सुअल इन नेचर है, तो वो आ जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में. तो यहाँ 5 पॉइंट दिए हैं और 5 पॉइंट सेक्शन नंबर 3 में भी दिए हैं. तो डिफरेंस कहाँ लाई करता है, डिफरेंस यहाँ लाई करता है बच्चों कि इन्होंने बोला कि ये 5 चीजें अगर हो रही है, ये 5 चीजें 1 2 3 4 5, these things are taking place with other circumstances. Other circumstances means it means these circumstances. अगर ये 5 चीजें हो रही है 2N में mentioned 5 चीजों के साथ, then we will say that it amounts to sexual harassment. 5 points under section 3 along with 5 points under 2N will amount to sexual harassment. Section number 3 में बोला that we want to prevent sexual harassment. तो prevent sexual harassment में first आपका subsection कहता है no women will be subjected to sexual harassment. Then first point says is any implied or expressed promise of preferential treatment to her employment. This does not mean just sexual harassment. Sexual harassment बच्चों तब होगा जब इस point number 1 के साथ ये 1 2 3 4 5 में से कोई भी पॉइंट यहां ऐड हो जाता है, तो हम कहेंगे नाउ इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेकंड इज इफ इंप्लाइड और एक्सप्रेस थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, डेट्रीमेंटल विच इज नॉट गुड, विच इज डेंजरस, ओके, विच कैन हार्म दैट लेडी. डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, कोई भी ऐसा धमकी दी जा रही है उसको कि तुमने ये काम नहीं किया तो फिर भैया तुमको फायर कर देंगे हम, ओके, या फिर उसको उसके साथ बिहेव ऐसा किया जा रहा है दैट उसको किसी तरह का इमोशनल आप ब्रेकडाउन के लिए मजबूर कर रहे हैं. थर्ड इज एनी थ्रेट, जो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, अबाउट हर प्रेजेंट फ्यूचर और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. आप डरा रहे हैं उसको कि अगर ये काम नहीं किया तुम्हारा प्रमोशन नहीं होने वाला है, या ये कार्य नहीं किया तो तुम्हें बिना सैलरी के हम क्या कर देंगे, फायर कर देंगे. एंड इस 3 के साथ देखो मात्र ऐसी धमकी दिया तो सेक्सुअल नेचर का तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं ना बच्चों, फिर मात्र वो हैरेसमेंट होगा. लेकिन सेक्सुअल इन नेचर होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट 2N में से कोई भी 5 पॉइंट्स should be added with any of the point with section number 3. फोर्थ पॉइंट ये कहता है
कि इफ एनी इंटरफेरेंस इज मेड विद हर वर्क, intimidating or offensive or hostile work environment. For example, women is sitting, she is working on her laptop, boss आते हैं और उसके सर पे धमक के खड़े हो जाते हैं. She is getting afraid of him and कुछ इस तरीके से देखना, बोलना या ऐसा एटीट्यूड दिखाना ड्यूरिंग मीटिंग्स, या अगर वो आराम से बैठ के काम कर रही है तो आस्किंग हर कि जाके आप बालकनी में काम करो, आराम से कूलर या एसी चला के काम कर रहे हैं तो वो बंद कर देना, राइट? तो ऐसा आप वर्क एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो दैट यू आर इंटरफेयरिंग विद हर वर्क. इफ शी इज प्रेजेंट इन द मीटिंग तो यू आर आस्किंग जल्दी क्यों आ गए हो या लेट क्यों आ गए हो. उसका टाइम है 6 PM जाने का, यू आर आस्किंग हर कि 7 PM जाएंगे आप, 8 PM जाएंगे, ओके? और इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव, इस तरीके से आप ऑफिस में उससे बात कर रहे हो या फिर सबके सामने मीटिंग में उससे इस तरीके से बात कर रहे हो, विच इज नॉट गुड, विच कैन बाय विच शी गेट्स ऑफेंडेड. फिफ्थ पॉइंट इज आइदर humiliating treatment likely to affect her health and safety. You are humiliating her to such an extent कि उसका mental stress या mental जो peace है वो destroy हो सकता है. Okay, for example, there is a boss, okay, and there is a female employee. Now boss comes and says कि अगर आपने ये चीज नहीं किया, है ना, ये चीज नहीं किया तो since मान लीजिए if that female is in requirement of that job and boss says कि अगर आपने ये काम टाइम पे नहीं किया या 5 दिन का काम आपने 1 दिन में नहीं किया तो आई एम गोइंग टू फायर, तो वो ऑलरेडी परेशान है, उसको और ज्यादा परेशान किया जा रहा है ताकि उसको ह्यूमिलेटिंग फील हो या फिर ये महसूस करवाया जाए कि तुमसे अच्छी तो ये फीमेल्स हैं या ये मेल है या कोई और एम्प्लॉय है जो और अच्छा काम कर सकता है. नॉट एप्रिशिएटिंग और नॉट क्रेडिटिंग द पर्सन हु इज डूइंग वर्क फॉर यू, वो किस में आ जाता है? ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट में आ जाता है, जो कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी को क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है. सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 2N and 3. मूविंग फर्दर, सेक्शन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं जो कहता है एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए. सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 4 में इसके बारे में हमको मेंशन करके दिया. ठीक है, बना देंगे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. लेकिन इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को बनाएगा कौन? इसमें लोग कितने होंगे? व्हाट विल बी द टर्म ऑफ दिस कमिटी? What will be the or how the fees and the allowances will be paid to the members of this committee? और इस कमिटी का जो भी मेंबर है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रिमूवल कैसे होगा या वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स हमें सेक्शन नंबर 4 में मेंशन करके दिए. सेक्शन नंबर 4 सेज दैट इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय योर एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूट करेगा कौन? एम्प्लॉयर ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयर ऑफ वर्क प्लेस बच्चों, एम्प्लॉयर ऑफ वर्क प्लेस. कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे इसको? इन राइटिंग. सो आईसीसी हमेशा राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूट होने वाली है. अगर उस वर्क प्लेस का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक से ज्यादा जगह पे, मान लो उसका मेन ऑफिस नोएडा में है, ओके, मेन ऑफिस नोएडा में, लेकिन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और भी जगह, मान लीजिए दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, पुणे में है, देन इन दैट केस व्हाट? तो फिर वो जितनी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उन सारे डिफरेंट प्लेसेस पे कमिटी होगी ही होगी. तो फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पुणे, सब जगह वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने वाली है, नॉट जस्ट द मेन ब्रांच. ओके, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन की जगह होना चाहिए था कॉम्पोजिशन. कौन कौन लोग होने वाले, इसमें कितने मेंबर्स होने वाले. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि जितने भी मेंबर्स इसमें अभी हम पढ़ने वाले उसमें से हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बी विमेन. हाफ ऑफ द टोटल पर्सन should be women. अभी काउंट करेंगे हमें कितने मेंबर्स विमेन चाहिए. ओके, फर्स्ट दे सेड कि हमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए मैम. ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? कहां से आएगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर? सो दिस सेक्शन नंबर 4 सेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होगा जो उस वर्क प्लेस में से सीनियर मोस्ट लेवल पे जो विमेन है उसको हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे. प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी विमेन होनी चाहिए, एम्प्लॉयड एट द सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस. जो भी वहां पे सीनियर मोस्ट महिला है वो सीधी सीधी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाती है. अगर मान लीजिए शी इज नॉट देयर, कोई सीनियर विमेन आपके इस यूनिट में है ही नहीं या उस वर्क प्लेस पे है ही नहीं, देन इन दैट केस व्हाट? तो फिर हमारे जो दूसरे यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो दूसरे ऑफिसेज हैं, वहां की जो सीनियर मोस्ट फीमेल, सीनियर लेवल पे जो फीमेल है, शी विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. सेकेंड पॉइंट इज
दैट वी नीड 2 more members, मिनिमम 2 तो होने चाहिए। किस लिए? who have the experience in the causes of women, social work या legal knowledge। इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर उनको एक्सपीरियंस है तो 2 मेंबर्स वहां से आएंगे और एक मेंबर आएगा हमारा एनजीओ से या किसी ऐसे एसोसिएशन से who are completely committed into looking into the issues relating to the sexual harassment against the women। तो एक मेंबर वहां से आ गया। अब now let's count that how many members are there, 1 2 3 4, तो टोटल 4 लोग हैं हमारे पास इस पूरे आईसीसी में। तो 4 में से तो 2 विमेन होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 must be women। क्लियर? व्हाई? बिकॉज हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बी women। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इनका टर्म कितना होगा? 3 years होगा, ध्यान रखना। सेम गोज विद योर एलसीसी ऑल्सो। यहां हम इंटरनल कंप्लेन कमेटी पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे लोकल कंप्लेन कमेटी। तो लोकल कंप्लेन कमेटी में भी देखो बच्चों यही है, लोकल कंप्लेन कमेटी का हम कॉम्पोजिशन सेक्शन नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर भी उनका टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है? 3 years ही रहने वाला है। ओके, अब इनका फीस और अलाउंस कैसे मिलेगा इनको? फीस और अलाउंस भी स्पेसिफिकली किसका? दोज मेंबर्स विच आर अपॉइंटेड फ्रॉम एनजीओ। तो ठीक वैसे ही उनको फीस अलाउंस दिया जाएगा जैसे कि पॉश के रूल्स में दे रखा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ऐसे मेंबर्स या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या हम रिमूव कर सकते हैं? आंसर इज यस, दे कैन बी रिमूव्ड एंड दे विल गेट ऑटोमेटिकली रिमूव्ड इफ दे डज डू एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू योर सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 में मेंशन्ड है पेनल्टी in case of contravention of this act। section number 16 mentions the penalties। okay, next is if they are convicted for any offense in any law। किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए अगर उनको सजा मिल गई, सीधा सीधा यहां से भी रिमूवल। थर्ड इज if they are guilty in any disciplinary proceeding। अगर वहां दोष सिद्धि हुई, यहां से भी निकली है। if they have abused this position which is prejudice to the public interest। जो पोजीशन उनको दी गई थी उसका सम्मान नहीं करके दे हैव डन सच एन एक्ट व्हिच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लोक हित के विरुद्ध जाके कोई कार्य किया है, यहां पे उनका रिमूवल हो जाएगा। क्लियर? इस सेक्शन नंबर 4 क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। जहां पे पढ़ा है हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? एम्प्लॉयर। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर हमेशा राइटिंग में होने वाला है और इसकी कॉम्पोजिशन में आधे लोग विमेन होने वाली हैं। अगर डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी यूनिट्स है तो सब जगह पे हमें क्या है? आईसीसी चाहिए ही चाहिए। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए, वो कौन होंगी? सीनियर लेवल की फीमेल होने वाली है। 2 हमें मेंबर्स चाहिए जिनका कि एक्सपीरियंस होगा किसी सोशल वर्क में, लीगल नॉलेज में, या फिर उन्होंने किसी विमेन के कॉज के लिए काम किया हो। और एक मेंबर हमें चाहिए या तो एनजीओ से या एसोसिएशन में। टर्म कितना? 3 साल। फीस और अलाउंसेस कैसे मिलेगी मेंबर ऑफ एनजीओ को? as given under rules। और रिमूवल और डिस्क्वालिफिकेशन हम 4 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमेटी। चारों सेक्शन मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिए हैं, हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन नंबर 5 ने बोला कि इसके लिए नोटिफिकेशन कौन देगा? यू सी, लोकल कंप्लेंट कमेटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस, बट यस आईसीसी इज रिक्वायर्ड इन एवरी केस। अगर आईसीसी नहीं है कुछ केसेस में तो लोकल कंप्लेंट कमेटी बन सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके लिए नोटिफाई कौन करेगा, कौन बताएगा कि नाउ यू हैव टू मेक लोकल कंप्लेंट कमेटी? 6th डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसका गठन कौन करेगा? एंड कॉम्पोजिशन इज डेल्ट अंडर सेक्शन नंबर 7। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। 6th में कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, मतलब कि ये ऐसी एलसीसी होगी। इसके लिए बताएगा कौन या कब बताया जाएगा? एंड 7 डील्स विद द कॉम्पोजिशन, दैट इज who all will be the members in LCC। and 8 बोलता है grants and audits। इस LCC को कुछ grants देने पड़ेंगे ताकि ये अपना काम जो है आराम से चला सके। सेक्शन नंबर 5 says notification। सेक्शन नंबर 5 says notification। तो यहां पे बोला है by appropriate government, कि आपको LCC बनानी है, ये appropriate government बताएगा आपको। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां करेगा क्या? कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इनमें से इन 5 में से किसी भी एक को एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहां घोषित करने वाले हैं। क्या घोषित करेंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर घोषित करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम शुरू होता है जो कि आगे एलसीसी के बारे में बताएगा कि यहां पे आपको एलसीसी चाहिए, यहां पे आपको एलसीसी नहीं चाहिए।
क्लियर पॉइंट। सो नोटिफिकेशन कौन निकालेगा? नोटिफिकेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निकालेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन? हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ के आ चुके हैं, इट कैन आइदर बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 6 में जब 5 में जब आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बता दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन 5 में से कोई एक को घोषित करेंगे। ध्यान रखना 5 में से किसी एक पर्सन को हम अपॉइंट करने वाले हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नाउ व्हाट दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गोइंग टू डू अंडर सेक्शन नंबर 6, district officer in every district will constitute a LCC. Where we are going to make LCC? First is when there is no ICC, if there is no internal complaint committee, or second where the complaint is against employer himself. मान लीजिए there is a company and there is already an ICC, but this time the complaint has been filed against the employer himself. बॉस के अगेंस्ट कंप्लेन हो गई बच्चों, then in that case what? फिर आईसीसी नहीं चाहिए हमको, फिर हमें आईसीसी नहीं चाहिए, फिर वहां हम लोकल कंप्लेन कमेटी एक बनाने वाले हैं उस केस में। सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस फैक्ट कि यहाँ पे अगर आईसीसी नहीं है तो एलसीसी बनेगी, या फिर एलसीसी कब बनेगी? जब कंप्लेन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेंगे? एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने वाले हैं। अब ये नोडल ऑफिसर की कहां जरूरत पड़ेगी? किसी तालुका में, इन एनी ward, in any municipality. I think municipality word has not been written over here, you can add it. Municipality, any block or any tehsil, a nodal officer will be employed. अब nodal officer को क्यों employ किया जाएगा यहाँ पे? So that he can receive the complaints relating to sexual harassment against women at any workplace in rural areas or urban areas. रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में भी तो चाहिए ना हमें। ऐसा थोड़ी है दैट these organizations, these departments, these establishments, institutes, banks, they are already always in a city. No, in urban areas or in rural areas also we can see such establishments. तो उनके लिए हमने एक नोडल ऑफिसर बना दिया है। जब he receives the complaint, then within 7 days he has to forward it to ICC. 7 days का मामला याद रखना, जैसे ही नोडल ऑफिसर gets the complaint, within 7 days he has to give it to ICC, and LCC का jurisdiction कितना होने वाला है? throughout the district. throughout the district जिसके लिए वो constitute की गई है, उस पूरे district के लिए LCC का jurisdiction रहने वाला है। How many members are there? तो इन्होंने बोला members कौन बनाएगा यहाँ पे? district officer. members कौन बनाएगा यहाँ पे? district officer. हमारे इंटरनल कंप्लेन कमेटी में कौन बना रहा था? एम्प्लॉयर बना रहा था। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना, दोनों में फर्क यह है कि इंटरनल अंदर की अंदर बन रही है, उस कंपनी के लोग ही बन रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लोकल कंप्लेन कमेटी, यहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? एक ऐसी कमेटी बना रहा है। सो इंटरनली तो कंपनी के अंदर अंदर बन गई, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज appointing or making a local complaint committee. Is it clear to you? I still remember when we were in our college days, right? So when we were in Pune, one of my friend called one day and we were having conversation. That is when she told me कि उनकी एक co-employee थी जिसके साथ ऐसा कुछ मैटर हुआ sexual harassment का, and then what she did was she immediately went to police station and she wanted to file an FIR. Okay. What police officer said was कि मैम आप अपने ऑफिस में एक बार शिकायत कीजिए। आपने शिकायत किया? She said no. She went back to the office and वहां पे बॉस से बात किया। Then boss made a complaint, has written a complaint, registered her complaint, and दोनों जो persons थे जिनका that is your respondent and the aggrieved women, both of them were called और उनकी 3-4 काउंसलिंग करवाई, so that ऑफिस के अंदर ही, कंपनी के अंदर ही उनका मैटर सुलझ जाए। That is when she got to know that there is an ICC, internal complaint committee. उसके बाद भी जब मैटर ICC से सॉर्ट आउट नहीं हुआ, then after 4-6 months she went to local police and filed an FIR against that person under 506 and 354D, okay, for stalking also. Clear? Is the point clear? So the first duty of that workplace or the employer is that जितना कोशिश कर सके वो मैटर अपने आप में ही वहां पे सॉल्व करे, बट स्टिल अगर नहीं हो पाता है, देन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन में यहां से कंप्लेन फॉरवर्ड हो सकती है, वो भी इंक्वायरी के बाद। ओके, नाउ यू सी। सो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बच्चों किसने अपॉइंट किया? सेक्शन नंबर 5 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है।
अब सेक्शन नंबर 7 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पूरा लोकल कंप्लेंट कमेटी का क्या करने वाला है, कॉम्पोजिशन करने वाला है, जहां पे पहला होगा चेयरपर्सन, पहला क्या होगा, चेयरपर्सन होगा. दैट चेयरपर्सन विल बी फ्रॉम वन ऑफ द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ द सोशल वर्क. यू विल रियलाइज स्टूडेंट्स, ये ए बी सी और ये जो डी है ना, इनका उस वर्क प्लेस से कोई लेन देन ही नहीं है, दूर दूर तक उनका कोई लेन देन नहीं है, बट दे आर स्पेशलाइज्ड इन working for the cause of the women, or they are social workers, or they have experience or working in such matters of sexual harassment against women. Okay, पहला हो गया chairperson. Second is they want one member who will be a woman working in tehsil, block, taluka or ward. Third is 2 members will be there, out of which one should be a woman from NGO. This case was also there in your ICC, but this was not that यहाँ पे विमेन होनी चाहिए, बट इन दिस केस वन शुड बी विमेन. 2 लोग एनजीओ से होंगे लेकिन उसमें से एक विमेन होगी. एंड बाद में क्या बोला, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव लॉ बैकग्राउंड और शुड हैव लीगल नॉलेज. तो आधे लोगों ने लीगल नॉलेज होना चाहिए, मींस 2, 3, 4, 4 लोग ये हो गए. एंड 5वां पर्सन हो गया दिस ऑफिसर दैट इज डीलिंग विद सोशल वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन. ऐसा कोई ऑफिसर है जिसने ऐसा महिला और बालक के कल्याण के लिए ऐसा कुछ कार्य किया रखा है, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड as the or nominated as the member of the LCC. They said that one woman be nominated from SC, ST और OBC. ये पॉइंट में बोला इन्होंने, this point जो ब्लू कलर का पॉइंट है, this is under this C point, that इसमें से one woman should be from SC, ST और OBC, and half of the members, that is 1 member, should belong to law field or have legal knowledge. Is it clear? D point is that officer who has worked for the social welfare of women and children. Term कितना होगा बच्चों, 3 years from the date of 3 years from the date of appointment by district officer. Clear? And what will be the procedure of removal, or what will be the grounds of removal? Same as given under section number 4, that is ICC में जो removal के grounds थे, that is if the person is held guilty for any disciplinary proceeding or convicted for any other offense in any other law, या फिर he has abused his position, or there was one more point that he has worked or he has done any act contrary to section number 16 which mentions about the penalties. Is that clear, students? Now we will move on to further point. I'll erase all this so that things become bit clear and doesn't get messy for you. Okay. Next is grants and audits. Now this LCC requires some grants and audits to function better. तो इसको grants और audits देगा कौन? तो उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट इस ग्रांट को क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा, वो भी कब, आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इट विद योर पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के साथ ये लोग अप्रोप्रिएट करेंगे, डिसाइड करेंगे दिस अमाउंट हैज टू बी केप्ट फॉर दिस पर्पस, एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव इट टू स्टेट गवर्नमेंट. और जब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे फॉर द LCC. ओके. नेक्स्ट, जब ये स्टेट गवर्नमेंट ने LCC के लिए स्पेसिफिकली उस फंड को अलग से रखा है, देन इन दिस केस स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप एन एजेंसी. अब ये एजेंसी क्यों बनाई जा रही है, सो दैट नाउ दिस एजेंसी कैन डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स. स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा आफ्टर अप्रोप्रिएटिंग इट विद पार्लियामेंट. स्टेट गवर्नमेंट ने एजेंसी बनाया, एजेंसी को सारा अमाउंट, सारा फंड ट्रांसफर किया. अब ये एजेंसी डायरेक्टली पे करती है किसको, हमारे चेयरपर्सन को और मेंबर्स को. दिस इज चेयरपर्सन एंड मेंबर्स. चेयरपर्सन्स और मेंबर्स को पे करती है और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को. इज इट क्लियर? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को पे करने का पॉइंट, दैट इज जब हम बात करते हैं फीस एंड अलाउंसेस की, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 4. जो हमारे एजेंसी का मैनेजमेंट होगा, दैट विल बी डन बाय अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट, who is going to maintain that agency or the account of that agency, that is the accountant general of the state. यहां से सवाल आ सकता है बच्चों, अच्छे से मार्क करके रखेंगे, that is accountant general of the state. LCC के बाद अब हम आएंगे इंपॉर्टेंट चीज पे कि चलो मैम हमने कमेटी देख ली
कि कौन इस कमेटी में मैटर देखने वाला है, बट एटलीस्ट नाउ टेल अस द प्रोसीजर कि कंप्लेन होगी कैसे, और इस कंप्लेन को जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है तब तक क्या सारे कैसे विटनेसेस आने वाले हैं, कैसे इंक्वायरी होने वाली है, क्या टाइम पीरियड रहेगा इंक्वायरी को फिनिश करने का, एंड इफ रिस्पोंडेंट इज हेल्ड गिल्टी तो फिर कॉम्पनसेशन या अमाउंट कैसे हम उससे रिकवर करेंगे। ओके, तो कंप्लेन हम किसको करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन नंबर 9 सॉल्व करता है हमारी ये प्रॉब्लम कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन है तो इट विल बी मेड ऑलवेज बाय एग्रीव्ड वुमेन एंड नन अदर पर्सन। एग्रीव्ड वुमेन करेगी, और वो भी कैसे? रिटन कंप्लेन करना है बच्चों, यहाँ पे लिखित शिकायत होनी चाहिए। सेकंड इज शी कैन कंप्लेन टू हुम, आईसीसी को कर सकती है, और अगर आईसीसी नहीं है तो एलसीसी को कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 6 में अब भी पढ़ा कि अगर आईसीसी नहीं है तो एलसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वैसे ही अगर आईसीसी नहीं है तो एलसीसी को आप जाके कंप्लेन कीजिए। लेकिन करना कितने टाइम में है मैम? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और लगातार ये ऑफेंस होता चला आ रहा है, दैट मींस दिस ऑफेंस हैज बीन कंटिन्यूड सिंस लॉन्ग। देन इन दैट पॉइंट लास्ट जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था उससे 3 महीने के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल अ कंप्लेन। इफ विमेन इज अनेबल टू राइट कंप्लेन, मान लीजिए ऐसे कोई विमेन है जिसको लिखना नहीं आता है, देन हु इज गोइंग टू हेल्प? देन द चेयरपर्सन or the presiding officer or the members of ICC or LCC are going to assist her in writing that complaint. And what if मैम sexual harassment हो गया women के साथ and now she dies, अब वो जिंदा नहीं है, मर चुकी है, या फिर mentally या physically incapable हो गई है, तो क्या उसको justice का right नहीं है? She has the right बच्चों। यहाँ पे who will file the complaint on behalf of her? Legal heirs, legal heir of that dead aggrieved women और physically और mentally incapable aggrieved women के legal heirs। ओके, अब जब सेक्शन नंबर 9 में हमने कंप्लेंट फाइल कर दी बच्चों, तो डायरेक्टली ऐसे मैटर की इंक्वायरी नहीं होगी, डायरेक्टली मैटर की इंक्वायरी नहीं होगी। यहां पे सबसे पहले कंसीलिएशन होगा, किसके बीच? एग्रीव्ड विमेन के बीच एंड रिस्पोंडेंट के बीच, प्रत्यर्थी के बीच। इनकी कंसीलिएशन करवाएगा कौन? मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे कॉलेज के ड्यूरेशन, कॉलेज के टाइम का। ओके, यहां पे करवाएगा कौन इनका कंसीलिएशन? आईसीसी एंड एलसीसी। सेकंड इज कब तक कंसीलिएशन करना है? बिफोर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11, मतलब इंक्वायरी करने के लिए जरूरी है पहले कंसीलिएशन। क्या पता कंसीलिएशन में मैटर सॉर्ट आउट हो गया, देन वी नीड नॉट प्रोसीड विद सेक्शन 11 एंड वेस्ट द टाइम। If conciliation or the settlement does not take place or settlement is not arrived, only in that case we will move on to section number 11 where inquiry will take place. Clear? So before section number 11 की inquiry, under section number 10 conciliation is going to take place, and when such conciliation can take place? Only on the request of the aggrieved women. It is only if the aggrieved women wants, she can go for conciliation. Aggrieved women की consent के बिना no conciliation. एंड मान लीजिए इन कंसीलिएशन मैम सेटलमेंट हैज बीन अचीव्ड, या सेटलमेंट पे वो दोनों पार्टीज पहुंच गई है, तो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं, खत्म कीजिए वहां पे इंक्वायरी। नो फर्दर इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 को हम लोग छुएंगे भी नहीं। नाउ जब वहां पे सेटलमेंट पे आ चुके हैं, दैट इज व्हेन योर आईसीसी एंड एलसीसी is going to record the statement on which they have arrived at settlement, and this record will be forwarded to employer also and district officers also. District officers को भी यहाँ पे क्या होने वाला है? वो रिकॉर्ड जाने वाला है जिन ग्राउंड्स पे यहाँ पे क्या हुआ है, कंसीलिएशन हुआ है, और उसकी कॉपी किसको दी जाएगी? एग्रीव्ड विमेन को भी एंड रिस्पोंडेंट को भी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ आ गया है सबको? इफ इन केस you are having any doubt, do let me know in the comment section, as this is the recorded session that you are watching. Okay, I'm again telling you, in case if you want the PDF, please go and enroll yourself on PW app. वहां पे नीति बैच में एनरोल कीजिएगा, आपको ये सेशन PDF भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा? DPP भी। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो सेक्शन 11 में आइए, इंक्वायरी करेंगे हम कंप्लेन में। इंक्वायरी करेगा कौन? आईसीसी और एलसीसी, क्योंकि उसी को इस पर्पस के लिए तो बिठाया है हमने। क्या रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा? मैम कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना इंक्वायरी का, जैसे हमारे सीआरपीसी में दे रखा है। यहाँ पे फिर हम कौन सी इंक्वायरी यूज करेंगे मैम? वी आर गोइंग टू यूज द प्रोविजंस दैट आर गिवन इन दी सर्विस रूल्स, जो उस डिपार्टमेंट के या उस वर्क प्लेस के सर्विस रूल। देखो सब जगह का सर्विस रूल होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीडब्ल्यू का भी एक अपना आप में सर्विस रूल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाली है? यहाँ पे इंक्वायरी होगी। और मान लीजिए अगर उस वर्क प्लेस का कोई
सर्विस रूल्स है ही नहीं, ऐसी होती हैं काफी सारी छोटी मोटी कंपनीज जहां का कोई सर्विस रूल्स नहीं है, देन इन दैट केस एज पर द पॉश रूल्स, इस एक्ट के जो रूल्स बने हैं जो आपको बैरक में आपके इस एक्ट के बाद दिखेंगे लास्ट कुछ पेजेस में, तो वहां पे उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ओके अगर एलसीसी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू पुलिस, अगर नहीं, यहाँ पे एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर सेटलमेंट पे नहीं पहुंचे हैं तो एलसीसी ने क्या करना है, क्योंकि अब सेटलमेंट नहीं हो रहा ना, हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कंप्लेंट कमेटी इसीलिए तो बनाई थी ताकि मैटर अंदर के अंदर सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन सेक्शन नंबर 10 में इवन आफ्टर कंसीलिएशन प्रोसीडिंग नो सेटलमेंट वाज अराइव्ड, तो यहाँ पे अब एलसीसी की ड्यूटी बनती है दैट दे आर गोइंग टू फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू पुलिस। अब जाइए आप पुलिस थाने में और कोर्ट में देखिए, अब ये कितने दिन में होगा, फ्रॉम द 7 days फ्रॉम रजिस्टरिंग केस, within 7 days फ्रॉम रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509। तो सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी के अंडर पुलिस को ये कंप्लेन आगे फॉरवर्ड की जाएगी। ओके नेक्स्ट, इफ रिस्पोंडेंट कन्विक्टेड, अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट को कन्विक्ट कर दिया है, आपके कमिटी ने उसको कन्विक्ट कर दिया कि यस नाउ यू आर फाउंड गिल्टी, इंक्वायरी हुई है, नाउ यू आर फाउंड गिल्टी, देन इन दैट केस व्हाट, दैट रिस्पोंडेंट विल बी ऑर्डर्ड टू पे सम टू एग्रीव्ड वुमेन। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब यहाँ पे इस एग्रीव्ड पर्सन को रिस्पोंडेंट क्या पे करने वाला है, एक सम पे करेगा, एज इसको कॉम्पनसेशन भी बोल सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो 7 days है ना, इट इज 7 days फ्रॉम रजिस्टरिंग द कंप्लेन, रजिस्टरिंग द केस। जब एलसीसी के पास केस आया उसके 7 दिन के अंदर अंदर दे हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑल्सो अबाउट सच इवेंट या अबाउट सच केस। ओके और ये आपका जो कंप्लेंट है ये कौन से सेक्शन में जाएगा, 509 में जाएगा। ओके दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म द पुलिस, ओके दैट सच मैटर इज टेकिंग प्लेस। Point number 3, that ICC and LCC have the same power as a civil court, that is to summon the person or require the attendance of the person or to make any search or seizure. Okay. Fourth is that this inquiry has to be completed within 90 days. So this is the second time duration that we have studied. और एक हमने पढ़ा था term of ICC and LCC, दोनों ही cases में 3 years है, and हमने last जो पढ़ा था यहाँ पढ़ा था हमने कि ये complaint कितने time में होनी चाहिए, within 3 months from date of offense, and under section number 11 इंक्वायरी डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए within 90 days। 90 days कब से, जब से आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है। नाउ इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, ये चीज क्या है मैम, इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। अभी तो हम लोग सेक्शन नंबर 11 में पढ़ क्या है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेन। बच्चों यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि कौन इंक्वायरी कर सकता है, किसके पास ये पावर्स हैं और क्या ड्यूरेशन है, दैट इज इट। बट नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल कि अगर इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी की रिपोर्ट बनेगी, कौन बनाएगा, किसको देगा, अगर उस इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ प्रूफ हुआ है दैट इज द पर्सन हैज बीन प्रूव्ड गिल्टी और नॉट प्रूव्ड गिल्टी, देन इन दैट केस व्हाट। और क्या जब इंक्वायरी चल रही है तो उस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है या नहीं, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 9 में बच्चों क्या पढ़ा, कंप्लेन। सेक्शन नंबर 10 में कंसीलिएशन, 11 में इंक्वायरी इन द केस, 12th में क्या पढ़ रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर मतलब क्या, एक्शन व्हाइल योर इंक्वायरी इज पेंडिंग। तो ये कब होगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। एग्रीव्ड वुमेन बोल सकती है किसको, कि कोई अभी इंक्वायरी पेंडिंग है, प्लीज टेक सम एक्शन, देन इन दैट केस वो बोलेगी किसको, आईसीसी या एलसीसी को। देन आईसीसी और एलसीसी रिकमेंड करेंगे किसको, हमारे बॉस को, एम्प्लॉयर को बोलेंगे, निवेदन करेंगे, वहां पे एक सजेशन डालेंगे कि काम कीजिए, दैट सिंस योर एग्रीव्ड वुमेन हैज रिक्वेस्टेड अस, तो वी आर रिकमेंडिंग यू कि या तो आप इस एग्रीव्ड वुमेन को ट्रांसफर कर दीजिए किसी और एरिया में, किसी और वर्क प्लेस पे, और ग्रांट हर अ लीव ऑफ 3 months, वापस से 3 months, 3 month शिकायत करने का टाइम ड्यूरेशन, एंड नाउ 3 months फॉर व्हाट, for the leave। अच्छा ये this will not be in inclusion to the leaves that she gets, this will be apart from the leave that she get as an employee। जो as an employee उसको लीव मिलती है, चाहे सिक लीव हो चुकी है और कोई भी लीव हो चुकी है, उसके अलावा ये 3 महीने की लीव उसको इस ऑफेंस के एलिगेशन के दौरान मिलने वाली है। एंड थर्ड इज एनी अदर रिलीफ टू एग्रीव्ड वुमेन व्हिच दे फाइंड इज एप्रोप्रिएट। ओके सेक्शन नंबर 13 ये कहता है कि अच्छा ठीक है, आपने इंक्वायरी पेंडेंसी के दौरान कोई एक्शन ले लिया। नाउ सेक्शन नंबर 13 सेज इंक्वायरी रिपोर्ट आई है,
इंक्वायरी रिपोर्ट बच्चों कौन देगा? जो इंक्वायरी कर रहा है। और इंक्वायरी कौन कर रहा है? इंक्वायरी आईसीसी कर रहा है या फिर एलसीसी कर रहा है। तो व्हेन इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंक्वायरी विल बी फॉरवर्डेड फ्रॉम आईसीसी और एलसीसी टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब हम वो रिपोर्ट किसको देंगे बच्चों? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नॉमिनेट कौन करता है? कहां पे? वहां नोटिफिकेशन या नॉमिनेशन के लिए हमको बताया गया है, सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है। ओके, बाय whom? बाय योर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ दिस आईसीसी और एलसीसी is going to forward the inquiry report after the inquiry gets complete to the district officer in how many days? 10 days. अब आ गया अगेन हमारे पास 10 days का मामला, which says 10 days from the date of completion of the inquiry. 10 दिन के अंदर अंदर जब से इंक्वायरी कंप्लीट हुई है, गिव इट टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 13। अच्छा, 7 डेज का भी हम अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट पढ़ के आए, जहां पे आईसीसी या एलसीसी के पास जब से केस रजिस्टर हुआ है, फ्रॉम दैट टाइम विद इन 7 days दे हैव टू forward it to whom? They have to forward that complaint to the police officer or the police station under section 509. I'll once again repeat all the time duration once we complete this session. Okay, now when the inquiry is concluded, if the allegations that are put against that respondent, उस allegation में कोई भी ऐसा offense proof नहीं होता है, तब तो कोई आगे एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो एलिगेशन प्रूव हो जाता है, देन इन दैट केस व्हाट? जैसे ही एलिगेशन प्रूव हुआ, हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी, एलिगेशन हैज बीन नाउ प्रूव, देन फिर से हमारा आईसीसी और एलसीसी का रोल, अच्छा आईसीसी और एलसीसी का रोल यहां तक खत्म हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गोइंग टू रिकमेंड एम्प्लॉयर। आईसीसी और एलसीसी ने जब इंक्वायरी पेंडिंग थी तब एम्प्लॉयर को कुछ रिकमेंडेशन दिए। एक बार इंक्वायरी कंप्लीट हो गई और आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट भेज दी ना, आईसीसी और एलसीसी अब शांत हो जाएंगे। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेंगे, एंड किसको बोलेंगे? दे आर गोइंग टू टेल इट टू एम्प्लॉयर। व्हाट आर दे गोइंग टू टेल? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर से कुछ रिकमेंडेशन करते हुए ये बोलेंगे, काइंडली टेक एन एक्शन फॉर मिसकंडक्ट। इनफैक्ट काइंडली कंसिडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एज मिसकंडक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करने वाले हैं। सेकेंड है, डिडक्ट फ्रॉम द सैलरी और वेजेस द सम पेड टू द एग्रीव्ड वुमेन। एम्प्लॉयर की रिस्पोंडेंट की सैलरी में से या वेजेस में से एक अमाउंट कट करेंगे, जो कि हम किसको देने वाले हैं? एग्रीव्ड वुमेन को देने वाले हैं। अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है ये पे करने में, तो हम रिकवर कहां से करेंगे? वी विल रिकवर फ्रॉम द एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू दैट आर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो लैंड रेवेन्यू एरियर्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिसीव होता है, वहां पर से हम वो अमाउंट डिडक्ट करेंगे। And the employer has to act on this recommendation within 60 days. क्या करेगा एम्प्लॉयर? 60 डेज के अंदर अंदर उस डायरेक्शंस पे, उन recommendations पे which they receive from the district officer, they are going to work or take action. 10 डेज में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप क्या भेजने वाले? इंक्वायरी रिपोर्ट। एंड 60 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के recommendations पे एक्ट करना है। एंड the 3 important points और the 3 important sections जो कि यहाँ पे पेनल्टी से डील करता है, पनिशमेंट से डील करता है, प्रोहिबिशन से डील करता है। तो फिर यहाँ पे क्या है? सेक्शन नंबर 14 में बोला कि पनिशमेंट मिलेगी किस चीज के लिए? अगर फॉल्स एलिगेशन लगाया, सुन लो, एग्रीव्ड वुमेन जो इस हमारे एक्ट में है, एग्रीव्ड वुमेन व्यक्तित्व महिला, उसको बोला अगर आपने फॉल्स एलिगेशन लगाया है, फॉल्स कंप्लेन या मैलिशियस कंप्लेन की है, या फिर फॉल्स एविडेंस दिया, देन इन दैट केस आईसीसी और एलसीसी विल रेकमेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहाँ आईसीसी या एलसीसी रेकमेंड किसको कर रही है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिकमेंड कर रही है कि काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट दैट वुमेन। ये एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बोल रहे, अब ये बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, सुपीरियर अथॉरिटी को जाके कंप्लेन की है कि मैडम ने ना झूठा दावा लगाया है, काइंडली टेक एन एक्शन अगेंस्ट हर। सेक्शन नंबर 16 सेज प्रोहिबिट की है हमने कुछ चीजों को। अच्छा, सेक्शन नंबर 6 के बारे में हमने कहां चर्चा की थी बच्चों? 16 में आई थिंक व्हेन वी वर डीलिंग आई सेड उसमें आपको पेनल्टी दे रखा है, नॉट पेनल्टी, प्रोहिबिशन दे रखा है। ओके, आई एम करेक्टिंग माय सेल्फ, पेनल्टी नहीं बच्चों, प्रोहिबिशन दे रखा है, क्योंकि पेनल्टी 17 में दे रखा है। हालांकि 16 एंड 17 दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि 16 में जिन चीजों के लिए आपको प्रोहिबिट किया है उसका पेनल्टी आपको सेक्शन नंबर 17 में दिया है। सो 16 सेज दैट एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दीज फॉलोइंग थिंग्स। बट सेक्शन नंबर 16 का जिक्र वी डिड इन सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 7, वेयर
section number 16 was the ground of removal. It was the ground of removal of the members or the chairperson or the presiding officer or the members of ICC or LCC. तो समझते हैं कौन से वो ग्राउंड्स हैं. It says publication or making known content of complaint or inquiry. अगर किसी भी मेंबर ने या आपके चेयरपर्सन ने या फिर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो भी पब्लिकेशन या कोई ऐसा कंटेंट जो आपकी इंक्वायरी के दौरान पता चला और द आइडेंटिटी और द एड्रेस ऑफ द विमेन रिस्पोंडेंट और विटनेस का पब्लिकेशन किया है या लोगों को बताया है, सीधा सीधा पनिशमेंट मिलने वाला है आपको. और वो पनिशमेंट कहां दी है? सेक्शन नंबर 17 में. पनिशमेंट कितनी कैसे दी जाएगी? या तो अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स दी जाएगी, एंड अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो फिर पॉश रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसको पनिश करने वाले हैं. क्लियर? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि ये आइडेंटिटी और ये एड्रेस या फिर इस केस के बारे में पब्लिश करना अलाउड है एक केस में. वो कौन सा केस है? इफ जस्टिस हैज बीन सिक्योर्ड टू द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. एक बार केस खत्म हो गया, एक बार आपकी कंप्लेन डिस्पोज ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे विमेन को, दैट इज द एग्रीव्ड विमेन हैज रिसीव्ड जस्टिस, अब उसके साथ पूरा न्याय हो चुका है, देन इन दैट केस उसके फैक्ट्स और वो चीजें बाहर डिस्क्लोज की जा सकती है, लेकिन विदाउट डिस्क्लोजिंग नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी ऑफ विमेन एंड विटनेस. आप फैक्ट्स बताइए, आप जजमेंट बताइए, जैसे वी हैव सीन देयर मेनी ऑफ द केसेस दैट वी गेट ऑन लाइव लॉ, बार बेंच, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ बता दिया जाता है, लेकिन कुछ अच्छा पार्टीज के नाम भी बता दिए जाते हैं, बट देयर आर सम यू कैन से कि केसेस जहां पे पार्टीज का नाम नहीं बताया जाता. स्पेसिफिकली वी हैव सीन इन पॉक्सो एक्ट, जहां पे कुछ अलग नाम से उस पर्सन को या उस विक्टिम को बुलाया जाता है. सो आइदर नेम, एड्रेस और आइडेंटिटी विल नॉट बी डिस्क्लोज, ना तो विमेन की ना ही विटनेस की. कब? आफ्टर द जस्टिस हैज बीन सिक्योर्ड. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स दैट ICC or LCC will consider before giving compensation to that lady. तो वहां पे जब हम कॉम्पनसेशन इंपोज कर रहे हैं बच्चों रेस्पोंडेंट पे, तो हमारे ICC और LCC को ये देखना है कि विमेन की मेंटल स्टेटस क्या है, कितना उसको मेंटल ट्रॉमा हुआ है, पेन हुआ है, सफरिंग हुआ है, कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है एग्रीव्ड विमेन को, या कोई लॉस हुआ है उसको करियर अपॉर्चुनिटी में. If she has incurred any medical expenses, you remember DV Act में हमने इसको पढ़ा था सेक्शन नंबर 20 में, मॉनेटरी ऑर्डर कब मिलेगा? If she has incurred any losses in the earning, if she has incurred any medical expenses, तो उस केस में she gets the monetary order and compensation order अलग मैटर में मिलता है. वहां पे compensation order आपको अलग मैटर में मिलता है. Okay? Now, fourth is इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रिस्पोंडेंट देखना पड़ेगा, कितना पैसा वो दे सकता है, नहीं दे सकता है. पता चला वो भाई की जो इनकम है 20,000 रुपीज पर मंथ ही है और आपने उस पे ऊपर 15,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन लगा दिया, नहीं दे पाएगा वो. ओके, या फिर 50,000 या 1 लाख का कॉम्पनसेशन लगा दिया. फिफ्थ इज feasibility of payment in lump sum or installments. You need to see the respondent, the side of the respondent, कि वो किसमें ज्यादा feasible है, comfortable है, उसके लिए क्या convenient है, एक साथ वो पूरा अमाउंट दे सकता है या फिर installments में दे सकता है. ओके, सेक्शन नंबर 18 says कि अगर कोई भी सेक्शन नंबर 13 में जो हमारा कंसीलिएशन कंसीलिएशन सेक्शन नंबर आपके किस में हो रहा है? 10 में हो रहा है. अगर आपके सेक्शन नंबर 30 में जो रिकमेंडेशंस दी जा रही है, अगर उससे कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है तो अपील कहां जाएगी? अपील जाएगी ऐसे कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जो कि आपके सर्विस रूल्स में दे रखा है, और अगर सर्विस रूल्स नहीं है तो फिर जो पॉश रूल्स में दे रखा है, दैट इज द प्रिस्क्राइब. वर्ड इज गिवन एज प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब मींस पॉश रूल्स. ओके, एंड ये अपील कितने दिन में करनी है बच्चों? अपील हैज टू बी प्रेफर्ड विद इन 90 डेज. अपील हैज टू बी प्रेफर्ड विद इन 90 डेज. 90 डेज एक जगह और पढ़ा था, कहां पढ़ा था 90 डेज? याद करो फटाफट. 90 डेज वी स्टडीड इन, कहां पढ़ा था? विद इन 90 डेज इंक्वायरी डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए. विद इन 90 डेज हमारी इंक्वायरी खत्म होनी जानी चाहिए. शुड वी कम टू सेक्शन नंबर 11? यस, ये रहा. विद इन 90 डेज इंक्वायरी को फिनिश कीजिए. ओके, सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग कॉम्पनसेशन एंड अपील. इन दोनों को मैंने साथ में लिखा. पनिशमेंट, प्रोहिबिशन एंड पेनल्टी, PPP, इनको मैंने साथ में रखा. नेक्स्ट इज कि हम दो लोगों की ड्यूटीज एक साथ पढ़ेंगे. एक तो है हमारा एम्प्लॉयर,
आइए बॉस आपको बताते हैं कि आपकी ड्यूटीज क्या है ना, क्या सारी वो लिमिट्स हैं जिनमें आपको रहना है। एंड सेक्शन नंबर 20 सेज दैट ड्यूटी एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन सा है बच्चों? वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसके बारे में हमने सेक्शन नंबर 7 में बोला, सॉरी 5 में बोला कि उसको हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिसको कि हमारा आईसीसी और एलसीसी क्या कर रहा है? रिकमेंडेशंस दे रहा है। ओके, कब दे रहा है? इन केस कोई भी फॉल्स एलिगेशन लगाया है फीमेल ने। फॉल्स एलिगेशन कहां पढ़ा हमने बच्चों? फॉल्स एलिगेशन हमने सेक्शन नंबर 14 में पढ़ा। ये देखो, आईसीसी या एलसीसी किसको रेकमेंड कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज एंड पावर्स से पहले वी विल कम टू सेक्शन नंबर 19 व्हिच सेज दैट एम्प्लॉयर साहब, बॉस, मालिक, सुनिए, आपकी ड्यूटी है कि आप विमेन को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दें, अच्छा एनवायरनमेंट। आप ये मेक श्योर करें कि डिस्प्ले पीनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इफ यू गो टू द ऑफिस, तो अगर कोई फीमेल एंटर कर रही है ऑफिस में तो वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की ऑलरेडी पॉलिसीज लगी होनी चाहिए। एंड दिस वाज द एक्सपीरियंस व्हिच आई फेस्ड व्हेन आई वेंट टू पीडब्ल्यू ऑफिस, व्हेन आई वेंट विजिटेड नोएडा। तो वहां पे द मोमेंट आई वाज एंटरिंग इनटू द मेन गेट, गोइंग टू द मेन गेट, वहां पे आई सॉ अ बिग बोर्ड जहां पे क्या लिखा था? सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज लिखी हुई थी। सो दैट इज अ डिस्प्ले जहां पे सब लोगों को पता चलता है दैट हाउ सिक्योर्ड अ वुमेन इज एट एनी place, any company or any institute. Okay. Third is organize workshops and awareness. Fourth is necessary facility to ICC and LCC. क्यों? अगर बॉस ने कंपनी में आने नहीं दिया, कैमरा चेकिंग नहीं करने दी, डॉक्यूमेंटेशंस आईसीसी और एलसीसी को नहीं दिया, तो हमारी आईसीसी और एलसीसी सेक्शन नंबर 11 में इंक्वायरी कैसे करेगी? बराबर। सिक्योर अटेंडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट एंड विटनेसेस बिफोर आईसीसी एंड एलसीसी। तो एम्प्लॉयर बॉस इज गोइंग टू आस्क द रिस्पोंडेंट एंड विटनेस, प्लीज जाइए और आईसीसी और एलसीसी के सामने पेश हो जाइए, बिकॉज दे आर मेकिंग इंक्वायरी, दे आर डूइंग वर्क, उनके पास कंप्लेन गई है। मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर आईसीसी और एलसीसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड एग्रीव्ड वुमेन, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, the exact designation, the work that they are employed for, then in that case उनको ये information पहुंचानी पड़ेगी। Clear? Assistance to women if she chooses to file a complaint under IPC। तो बॉस को हेल्प करना पड़ेगा उसको, किसको? एग्रीव्ड वुमेन को आईपीसी में केस फाइल करने के लिए। इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट परपेट्रर। अगर ऐसा कोई परपेट्रर है जो कि विमेन को परेशान कर रहा है, जो कि आपका ऑफिस का हो सकता है कि एम्प्लॉय नहीं हो, देन इन दैट केस यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। मतलब बॉस को खुद से वॉलंटरी ऐसा कोई एक्ट करना पड़ेगा जो कि इंश्योर करे कि वहां की विमेन सेफ है। ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट, हमने अभी पढ़ा था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एक बार इंक्वायरी में ये प्रूफ हो गया है कि रिस्पोंडेंट इज हेल्ड लाइबल फॉर कमिटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या बोलेगा? किसको बोलेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गोइंग टू टेल टू योर एम्प्लॉयर, ये रहा एम्प्लॉयर, कि उसके सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट को हम मिसकंडक्ट माने कंसिडर करें। मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू आईसीसी। अगर आईसीसी को, आई वांट टू इरेज दिस पार्ट, क्योंकि यहां पे एक मैंने क्या लगाया बच्चों? एक एरो लगाया है। ये जो आईसीसी है ना, आप इसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स देते जाइए, जो जो इनको रिपोर्ट्स चाहिए, ओके, दे देंगे। लेकिन आईसीसी को अगर कोई भी रिपोर्ट चाहिए दैट विल बी गिवन बाय एम्प्लॉयर। लेकिन यहां देखो, एलसीसी को कोई भी रिपोर्ट चाहिए दैट विल बी गिवन बाय योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देगा। नहीं मतलब दे हैव टू इंश्योर कि उनको टाइम टू टाइम सारी रिपोर्ट्स जा रही है। रिपोर्ट्स एज टू व्हाट? रिपोर्ट एड्स टू द रिस्पोंडेंट या फिर एग्रीव्ड वुमेन हो गई है, उनसे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स है या कोई भी ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट हुई है तो इनके पास इनके द्वारा टाइमली आ रही है। ये देखिए, आप क्या देखना है? मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय एलसी। हमने बोला इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कहां हो रही है बच्चों? सेक्शन नंबर 11 में हो रही है ना 11 में इंक्वायरी। तो उस इंक्वायरी रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? एलसीसी और आईसीसी। तो एम्प्लॉयर ये ध्यान देगा कि आईसीसी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स सबमिट कर रही है, या तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को या फिर एम्प्लॉयर को। एंड एलसीसी टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट कर रही है, ये ध्यान कौन रखेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का एक और ड्यूटी होता है दैट वो प्रॉपर मेजर्स लेंगे एनजीओ को एंगेज करने के लिए,
ताकि इस एक्ट का या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में और अवेयरनेस किया जा सके एंड राइट्स ऑफ द वुमेन। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स ओवर व्हिच द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज गोइंग टू एंगेज एनजीओ, दैट इज either to create awareness related to sexual harassment or rights of the women. Clear? Now, the second last point that we have before us is annual reports. There will be certain annual reports. Annual reports मतलब what? मतलब yearly reports जाएगी, और ये जाएगी किसके पास? Section number 22 says that ICC और LCC is going to submit annual report to district officer. एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विल फॉरवर्ड इट टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो बच्चों, रिकॉर्ड बनता है ना, रिकॉर्ड बनता है कि कौन सी प्लेस कितनी सुरक्षित है या कितने केसेस अभी तक पेंडिंग है, कितने केस रजिस्टर हुए और कितने केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। सो इसकी जानकारी सबसे अच्छी आईसीसी और एलसीसी को होती है, क्योंकि बेसिकली कंप्लेन तो उन्हीं के पास आती है, इंक्वायरी तो वही करते हैं, रिपोर्ट भी वही फॉरवर्ड करते हैं। तो एनुअल पूरे साल की एक आपको रिपोर्ट सबमिट करने की पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर? तो क्या मैं एक हायरार्की बना सकती हूँ कि आईसीसी और एलसीसी के पास जाइए, पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर को सजेशन देंगे, और अगर एनुअल रिपोर्ट्स आ रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। सो दिस इज योर बेसिक हायरार्की। ओके, सेक्शन नंबर 23 सेज दैट एम्प्लॉयर हैज टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन। जब भी हमारे एम्प्लॉयर एनुअल रिपोर्ट बना रहे हैं अपने उस कंपनी में या इंस्टीट्यूट में, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हुआ है पूरे साल में, जब उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे। कितने केस हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्या मैटर रहा है उनका, कितने केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, एंड इंटीमेट टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सो एनुअल रिपोर्ट्स मैं कह सकती हूं किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएगी। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आगे उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने वाला है, लेकिन बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन सी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा? जो उसे आईसीसी और एलसीसी से मिली है, वो रिपोर्ट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा। मुझे एक बात बताओ, ज्यादा अच्छी रिपोर्ट कौन देगा, एम्प्लॉयर या आईसीसी और एलसीसी? ऑब्वियसली आईसीसी एंड एलसीसी, क्योंकि बच्चों ये इंक्वायरी भी तो कंडक्ट कर रहे हैं ना, दे आर कंडक्टिंग इंक्वायरी एज वेल। सो इंक्वायरी के साथ along with that whatever matter or whatever recordings they have done, they will forward to district officer, and district officer is going to forward to state government. Is it clear? Next, appropriate government के कुछ powers हैं, कुछ measures हैं, कुछ काम हैं जिनको कि मैंने एक साथ क्लब किया है, and I have added them into a single slide where we have 3 sections: 23, 24 and 25. 23, 24 and 25. अब बच्चों देखो, जब मैं सेक्शन नंबर 23 की बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ? सेक्शन नंबर 23 की बात करती हूँ। इट सेज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है मैम, दे आर गोइंग टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड मेंटेन द डेटा ऑफ ऑल द केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बराबर चीज। अब एक चीज यहाँ पे ये है कि इस सेक्शन को हमें पढ़ना चाहिए, सेक्शन नंबर 44 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जिसमें हमने बोला कि उस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग कौन करने वाला है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। लेकिन यहां पे किसका ड्यूटी है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दे हैव वन मोर ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 24, जो कि कहता है कि उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे इस एक्ट को पब्लिसाइज करने के लिए, मतलब इस एक्ट का प्रचार करने के लिए, इस एक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक decisions or measures. Section number 25 says that appropriate government has power to call for the information or inspection or records. अब appropriate government किन से ये records मंगवा सकता है? आईसीसी से मंगवा सकता है, एलसीसी से मंगवा सकता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मंगवा सकते हैं, एम्प्लॉयर से मंगवा सकते हैं। Along with that, they can also empower any person to inspect any place or to inspect any record. Clear? और ये इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स किससे मंगवा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मंगवा सकते हैं। ओके, बिकॉज जाहिर सी बात है ना मैम, आईसीसी और एलसीसी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के पास ही तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन देगा बच्चों? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देगा, क्योंकि वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है। आईसीसी और एलसीसी के पास तो बहुत बेसिक या रॉ लेवल पे या फर्स्ट स्टेज की रिपोर्ट्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज पेनल्टी एंड कॉग्निजेंस। इस सेक्शन नंबर 4 का अगर किसी ने भी क्या किया है? कॉन्ट्रावेंशन किया है। स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 4 में क्या था कि एम्प्लॉयर आपको आईसीसी बनानी है, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी है,
लेकिन एम्प्लॉयर ने नहीं बनाया, या फिर ही फेल्स टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन नंबर 13, 14 और 22। सेक्शन नंबर 13, 14 और 22 में उसने कोई एक्शन नहीं लिया जहां पे उसको एक्शन लेना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे या फिर उसका कॉन्ट्रवेंशन किया, अटेम्प्ट भी किया या अबेटमेंट भी किया, उसके ऊपर फाइन कितना लगेगा बच्चों? 50,000 रुपीज का फाइन लगेगा ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। यहीं पर एम्प्लॉयर ने सेकेंड टाइम कन्विक्शन हो गया उसका, फर्स्ट टाइम कन्विक्ट होने के बाद सेकेंड टाइम और एलिगेशन लगा, वंस अगेन कन्विक्टेड, देन देयर आर टू थिंग्स दैट विल बी डन। पहला, अब पनिशमेंट लगने वाला है ट्वाइस ऑफ व्हाट वाज इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम। तो ट्वाइस में भी आप लार्जर पनिशमेंट लेंगे, जो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट थी जो उसको फर्स्ट टाइम मिली थी उसका ट्वाइस उसको सेकेंड टाइम पे मिलेगा, और साथ ही साथ व्हाट विल बी कैंसल्ड, हिज लाइसेंस विल आइदर बी कैंसल्ड, आइदर बी विड्रॉन, या फिर रिन्यू के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा उसको वो लाइसेंस विच वॉज रजिस्टर्ड और वो लाइसेंस विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस। हमको पता है कोई कंपनी को अगर कोई काम करना है उनको लाइसेंस चाहिए, उनको कंपनी रजिस्टर करवानी है। इफ दे फेल, मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी कंपनी में हुआ, इफ दे फेल टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन गिवन अंडर सेक्शन 4, 13, 14 और 22, देन इन दैट केस उनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकेंड टाइम कन्विक्शन होने पे, फर्स्ट टाइम इट ओनली 50,000 रुपीज फाइन। ओके, कमिंग टू सेक्शन नंबर 27 विच सेज कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने का पावर यहाँ पे किस में है? ऑन कंप्लेन बाय एग्रीव्ड पर्सन और पर्सन ऑथराइज्ड बाय एलसीसी और आईसीसी। हमेशा यहाँ पे कॉग्निजेंस सो मोटो कोई भी कोर्ट नहीं लेने वाला है, जरूरी है द कंप्लेन शुड हैव बीन रिसीव्ड आइदर बाय एग्रीव्ड वुमेन और बाय द पर्सन जिसको एलसीसी या आईसीसी ने ऑथराइज किया है। अब यहाँ पे कॉग्निजेंस ले कौन सकता है? या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब इनसे नीचे का कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेने वाला है। एंड नेचर ऑफ द ऑफेंस क्या है बच्चों? इट इज नॉन कॉग्निजेबल। द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज दैट दिस ऑफेंस और एनी ऑफेंस अंडर योर पॉश एक्ट इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मीन्स व्हाट? वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड कमेंटेड, मैम कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, कॉग्निजेबल वो होता है वेयर अरेस्ट कैन बी मेड without warrant arrest can be done or investigation can also be done, but when it comes to non cognizable, that is arrest is always done by warrant. arrest करने के लिए पहले पुलिस के पास arrest warrant होना चाहिए, non cognizable offense. Okay, and the last point that we have is section number 28 कहता है this act is not in derogation to any act. special act है, क्यों किसी act के against होगा, क्यों किसी act से contrary होगा, अपने आप में संपूर्ण है ये एक्ट। 29 says that रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर कोई डिफिकल्टी आती है इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, हु इज गोइंग टू रिमूव द डिफिकल्टी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों ही केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है टू रिमूव द डिफिकल्टी और टू मेक द रूल्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेशन। एंड आई होप आपको अभी तक का हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो अच्छे से समझ आया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज that under sexual harassment act who has the power to take cognizance? अभी हमने cognizance की बात की थी, कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन नंबर 27. okay, it says judicial magistrate first class, metropolitan magistrate second class और both A and B. so section number 27 says that both judicial magistrate first class or metropolitan magistrate has power to take cognizance. question number 2 says that POSH act applies to whom? किसके लिए बना है पॉश? विमेन, मेन, बोथ मेन एंड विमेन। इट इज टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्टिम। ये हमारे एग्रीव्ड विमेन के बारे में बात कर रहा है। एंड पॉश एक्ट क्या है? पॉश एक्ट कह सकती हूँ इट इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, इट इज जेंडर बायस बिकॉज इट इज टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो इट इज ओनली फॉर विमेन, नॉट फॉर मैन। ओके, थर्ड इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस केम इनटू फोर्स ऑन 2013 का पूछ रहा है। कब एनफोर्समेंट में आया बच्चों? 1 जुलाई, 1 अप्रैल और 9 दिसंबर। इट केम इनटू फोर्स ऑन 9 दिसंबर 2013 एंड 22 अप्रैल 2013 को इसको क्या मिला था? प्रेसिडेंट्स असेंट मिला था। क्या मिला था? प्रेसिडेंट्स असेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पॉश एक्ट इज फैमिली मेंबर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर? हमने डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन पढ़ी थी। पहले ये बताओ डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है बच्चों? डोमेस्टिक वर्कर मींस एनी पर्सन
any person who has employed any employee, सॉरी किसी एम्प्लॉय को उसने एम्प्लॉय किया है जिससे कि वो क्या करता है, कोई बेनिफिट्स ले रहा है, और उसको एम्प्लॉय कहां किया गया है, हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया गया है, वो होता है, वो जिस पर्सन को आपने एम्प्लॉय किया है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक वर्कर। बट उसकी डेफिनेशन में कभी भी फैमिली मेंबर, इट इज नॉट वर्कर, इट इज फैमिली मेंबर। ओके, उस डेफिनेशन में कभी भी फैमिली मेंबर नहीं आता है। यस, नो, डिपेंड्स ऑन नन ऑफ द अबव, नो। ओके, which of the following can provide redressal in case of female domestic, in case, acha, okay, the question was right students, the question was right, female domestic worker files a sexual harassment complaint against her employer, in which of the following can provide redressal in case female domestic worker files a sexual harassment? अब बताओ जरा, then in that case what, women's cell, men's cell, both A and B, और internal complaint committee, internal complaint committee, you see यहाँ पे ना वैसे इन्होंने बोला female domestic worker, so I feel there should be LCC because domestic worker की बात कर रहा है तो वहां पे LCC होना चाहिए, but since in this option the question that I got from is saying that internal complaint committee है, तो in case अगर ये ऑप्शन आता है जो कि one of the states का previous year question paper है, you should go only with internal complaint committee। लेकिन अगर यहाँ पे ICC भी होता और LCC भी होता, you would have gone with LCC, और LCC के साथ ही जाना चाहिए था, because ICC में आपके above 10 वर्कर्स अगर होते हैं तो आपकी ICC कंडक्ट होती है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो फिर LCC। और बेटा कौन से डोमेस्टिक वर्कर्स, दैट इज कौन से हाउस होल्ड में 10 वर्कर होते हैं, हालांकि हो भी सकते हैं, इट इज एन एक्सेप्शन, कोई बहुत बड़ा घर है तो वहां हो भी सकता है ना, बट नॉट नेसेसरी। नाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट ICC, सॉरी कॉन्स्टिट्यूट ICC। ओके, सो इन दैट केस LCC हो जाता है, बट सिंस यू डू नॉट हैव द ऑप्शन देन यू विल गो विद इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। ओके, नेक्स्ट, ओके, देयर इज वन मोर थिंग, इफ द कंप्लेंट इज ऑलरेडी अगेंस्ट एम्प्लॉयर, मतलब ICC तो कंडक्ट है, वी हैव स्टडीड, ICC तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, लेकिन उसके बाद कंप्लेन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हुई है तो उस केस में LCC के पास जाएगा मैटर, उस केस में LCC के पास जाएगा मैटर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कंप्लेन मेड टू हुम, आइदर टू ICC और LCC। ओके, LCC के पास कब जाएंगे, LCC के पास बच्चों देखो तब जाएंगे जब या तो नो ICC या फिर कंप्लेन इज अगेंस्ट एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ICC में हो सकता है वो बायस्ड हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स सेक्सुअल हैरेसमेंट अकॉर्डिंग टू पॉश एक्ट? अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस, अनवेलकम सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, और ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक। सिंपल आंसर है दिस, अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट्स। अब ये आपको कहां मिलेगा बच्चों, 2N में दे रखा है, सेक्शन नंबर 3 में नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा सेक्शन नंबर 3 में, बिकॉज 2N के 5 पॉइंट्स प्लस सेक्शन नंबर 3 ऑफ दिस एक्ट का कोई भी 1 2 3 4 5, और इसमें भी कितने पॉइंट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से कोई भी अगर एक एलिमेंट सेक्शन नंबर 3 के साथ मिक्स होता है तो फिर वो क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, question number 7, in how many days inquiry under section number 11 has to be completed? 30 days, 60 days, 90 days और 1 year। मैंने बोला था टाइम ड्यूरेशन का सबका एक चार्ट होना चाहिए आप सबके पास, इट इज 90 days। ओके, what is the time limit for filing a complaint for sexual harassment under POSH? पहले तो बताओ कौन से सेक्शन में दिया है हमको, is it under your section number 9? is it under your section number 9 जहां पे हम बोल रहे हैं कि हमें कंप्लेन अगर फाइल करनी तो कहां होगी, राइट? उसी में आपको दे रखा है दैट इज 3 months, एटलीस्ट 3 months के अंदर ही आपको क्या करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है। एंड इन केस अगर आपका ऑफेंस कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, देन मतलब काफी टाइम से चलता आ रहा है, देन इन दैट केस लास्ट टाइम व्हेन द सेक्सुअल हैरेसमेंट टुक प्लेस उसके 3 महीने के अंदर यू हैव टू फाइल द कंप्लेंट। सो दैट वाज ऑल इन द POSH Act, that is Prevention of Women from Sexual Harassment Act 2013, and I hope आप सबने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। Now the important thing that you all have to do is आप टेलीग्राम पे लॉ वाला चैनल को ज्वाइन करेंगे। वो क्यों ज्वाइन करेंगे बच्चों, क्योंकि आपको क्लास के सारे अपडेट्स वहीं पे मिलने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, यू आर गोइंग टू डाउनलोड दी PW ऐप, जहां से आप नीति बैच को एनरोल करेंगे। नीति बैच इज कंप्लीटली
फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बैच को एनरोल करने से क्या होगा बच्चों, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस सेशन की पीडीएफ आपको नीति बैच एनरोल करने से मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। सो ऐसा नहीं है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, जस्ट गो वंस एंड डाउनलोड द पीडीएफ। नॉट जस्ट पीडीएफ, यू आर गोइंग टू हैव डीपीपी ओवर देयर। पीडीएफ से भी ज्यादा जरूरी है डेली प्रैक्टिस, डेली पेपर प्रैक्टिस। Why? Because ये सेशन हमने यहाँ पढ़ लिया, we discussed very less number of MCQs over here, remaining you will receive in DPP। आपको क्विज फॉर्मेट में भी PW में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ओके, so I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.